हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है 1857 के विद्रोह का परिणाम। 1857 का विद्रोह हालांकि दबा दिया गया, लेकिन उसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। लॉर्ड क्रोमर ने कहा था, काश कि हमारी युवा पीढ़ी भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, ध्यान दे, सीखे और इसका मनन करे। इसमें बहुत से पाठ एवं चेतावनियाँ निहित है। विद्रोह के दमन के बाद भारत पर नियंत्रण की विधियों को पुनः स्थापित किया गया। सैनिक एवं असैनिक महत्वपूर्ण पदों को यूरोपियों के नियंत्रण में रखकर भविष्य में विद्रोह की स्थिति से निपटने के व्यापक प्रबंध किए गए। विद्रोह के परिणाम स्वरूप आए मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं। विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। 1858 ईस्वी के अधिनियम ने भारतीय शासन की देखरेख के लिए एक भारत सचिव का प्रावधान किया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की परामर्शदात्री परिषद बनाई गई, जिसमें से 8 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे तथा शेष 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा चुने जाते थे। गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि से विभूषित कर दिया गया। दूसरा, 1 नवंबर 1858 को महारानी ने अपनी घोषणा के अनुसार सीमा विस्तार की नीति त्याग देने की घोषणा की तथा स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान की रक्षा का वचन दिया। विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रजा की हत्या के दोषियों को छोड़कर शेष सभी को क्षमा कर दिया। जिन तालुकदारों ने विद्रोह में भाग लिया था, उनसे राजभक्ति का आश्वासन लेकर उनकी जागीरों को पुनः लौटा दिया गया। इस प्रकार राजाओं, जमींदारों एवं तालुकदारों को साम्राज्य का कट्टर पक्षपाती बनाने का प्रयत्न किया गया। तीसरा, महारानी ने अपनी घोषणा में यह विश्वास दिलाया कि हमारी प्रजा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म की क्यों न हो, स्वतंत्र रूप से बिना भेदभाव के उनकी योग्यता, विधा एवं ईमानदारी के अनुसार सेवाओं एवं पदों पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। इस घोषणा को साकार रूप देने के लिए
1861 ईस्वी में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई ताकि प्रशासनिक पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सके। दुर्भाग्य से जटिल नियमों के कारण यह परीक्षा भारतीयों के लिए सुलभ न हो सकी। चौथा, 1854 का विद्रोह मुख्य रूप से सैनिकों के द्वारा किया गया था, अतः ऐसी पुनरावृत्ति पुनः न हो, इस उद्देश्य से सेना का पुनर्गठन किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 कर दिया गया तथा बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों में यह अनुपात 3:1 रहने दिया गया। सेना में तोपखाना तथा गोला बारूद के भंडारों को केवल यूरोपीय सैनिकों के नियंत्रण में रखा गया। पाँचवां, विद्रोह का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम जातीय कटुता का बढ़ना था। विद्रोह के दौरान दोनों ही जातियों ने एक दूसरे पर असहनीय अत्याचार किया था, अतः दोनों पक्षों के बीच अस्थायी द्वेष घर कर गया। पंच ने अपने व्यंग्य युत्रियों में भारतीयों को आधा गोरिल्ला आधा निग्रो के रूप में प्रदर्शित किया, जो एक श्रेष्ठ स्वामी द्वारा नियंत्रित होता है। नेहरू के अनुसार साम्राज्य और एक जाति का दूसरी जाति पर अधिकार बुरा तो है, लेकिन जातिवाद उससे भी बुरा है। दुर्भाग्य से 1857 के विद्रोह के बाद दोनों जातियों के बीच खाई चौड़ी होती चली गई, जो बाद में हिंसक रूप में सामने आई। छठा, 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधा से कंधा मिलाकर चले थे। अंग्रेजों ने भविष्य में इस मेल को रोकने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। इसी नीति के तहत उन्होंने सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ आंदोलन को बढ़ावा दिया। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन में छूट दी गई। इसी बढ़ती सांप्रदायिकता ने बाद में देश को विभाजन के कगार पर ला खड़ा किया। सातवां, 1857 के विद्रोह ने भारत को एक नए युग में प्रवेश दिलाया। विद्रोह वह मोड़ बना जहाँ से भारतीय राष्ट्रीयता का विकास शुरू हुआ। राष्ट्रवादियों ने विद्रोह को प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में प्रचारित कर लोगों को जागृत किया। राष्ट्रीयता के इस बढ़ते प्रभाव में राष्ट्रीय आंदोलन तेज होता गया और अंततः देश स्वतंत्र हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूँ। अगर आप लोग को
इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।